सभा स्थल पे और अब से कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी जी महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस हम सब लोग के बीच में पधार दीजिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में हैं। उनका भी स्वागत इस पावन धरा पे, ग्वालियर की पावन धरा पे मैं स्वागत करता हूँ। आज यहाँ उपस्थित आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौड़ी जी, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय अजय सिंह जी और सब लोग पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ग्वालियर की। जेपी अग्रवाल आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं। आक्रोश रैली को अब से थोड़ी ही देर में संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। ये तस्वीरें आप ग्वालियर की देख रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी शंखनाद करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। समाधि स्थल के बाद सीधे सभा स्थल वो पहुंची हैं, मेला ग्राउंड, जहां पर प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर में सभा को संबोधित करेंगी। बोला है कि हम दिल्ली में आप लोगों के फोटो खिंचाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप तो आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास। ग्वालियर चंबल में चुनावी शंखनाद करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। अब से थोड़ी देर में वो आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ग्वालियर चंबल संभाग कांग्रेस के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में जीत चाहिए तो आपको ग्वालियर चंबल को फतह करना ही होगा। और ये बात बखूबी कांग्रेस और बीजेपी भी जानती है। इसलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों का खासा फोकस हमेशा ग्वालियर ही रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनके ठीक बाजू में आप देख सकते हैं, उनके बाजू ही में बैठे हुए हैं पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। बीते 15 दिनों से कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। बारीकी से हर एक तैयारी वो कर रहे थे। और आज मेला ग्राउंड में प्रियंका गांधी की सभा, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ग्वालियर से। अब से थोड़ी देर में चुनावी सभा, आम सभा को वो संबोधित करेंगी। तो कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल वो पहुंची और पूर्व सीएम कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और उसके बाद अब वो सीधे आम सभा ग्राउंड पहुंची है, मेला ग्राउंड, जहां पर वो अब से थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनावी शंखनाद कर चुकी है, क्योंकि सभी दलों को पता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता की राह ग्वालियर चंबल संभाग से होकर के निकलती है। 34 विधानसभा सीट, बीते चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, 17 सीटों ही पर उन दोनों को ही जीत मिली थी। और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये संभाग बेहद महत्वपूर्ण है। और ये सीधी तस्वीरें मेला ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं, इसको कहते हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग को साधने के लिए, यहाँ पर सियासी समीकरण फिट करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है सभा स्थल। मेला ग्राउंड में ये सभा हो रही है, जहां से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी संबोधित भी करेंगी। खत्म होने वाली है, वो अंत होने वाली है। तो सिंधिया का गढ़ माना जाता है ग्वालियर, और जब से सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, उसके बाद पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर आ रही हैं। और माना जा रहा है यहाँ पर सिंधिया को भी घेरा जाएगा। और जिस तरह से सिंधिया का साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गिर गई थी, उसको लेकर के भी जरूर आज प्रियंका गांधी सिंधिया पर निशाना साध सकती हैं। और सभा स्थल के बाहर ही बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ विवादित पोस्टर्स भी जरूर देखने को मिले।
तो मध्य प्रदेश की सत्ता की धुरी ग्वालियर चंबल संभाग के आसपास ही घूमती है। कई बड़े दिग्गज कद्दावर नेता ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, भले फिर वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। भिंड मुरैना की बात की जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, ये तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के ग्वालियर चंबल संभाग से ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में आज इनके ही गढ़ में पहुंची हुई है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि अब थोड़ी ही देर में अब से चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। तो इससे पहले महाकौशल से उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया था, क्योंकि महाकौशल भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ है और बीजेपी वहां पर थोड़ी कमजोर नजर आती है, इसलिए शुरुआत महाकौशल से हुई। और उसके बाद अब जो दूसरा पायदान ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद अब वो सभा स्थल पहुंच चुकी है। मंच पर उपस्थित और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और इस वक्त सभा को नकुल लाल, जो कि सांसद हैं, संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक अकेला लोकसभा सांसद होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपनी ओर से, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रियंका जी का स्वागत ग्वालियर में और मध्य प्रदेश के पावन धरती पे करता हूं। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं केवल 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं, और वो ये हैं कि आज हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार, अत्याचार और घोटाले का गढ़ बन चुका है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हेडक्वार्टर बन चुका है भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए। अगर हम घोटालों की बात करें तो, और ये अति उत्साहित नौजवानों, ग्वालियर चंबल में आकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आके आपने कांग्रेस को बल और शक्ति दी, मुझे बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्रांतिकारियों और देशभक्तों की पवित्र भूमि ग्वालियर से थे और अन्याय पर पलटवार करते हैं। सही बात है, अन्याय पर पलटवार करते हैं, गलत को गलत और सही को सही। आज प्रदेश का हर वर्ग आक्रोशित है। मैं महाराजा नहीं हूं, क्या नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। जो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आप सबका भाई हूं। 18 साल भाजपा की सरकार ने आज हर वर्ग को परेशान कर रखा है। आज मध्य प्रदेश का हर आदमी छला हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा की सरकार ने झूठ की राजधानी बनाई हुई है, पूरे देश की राजधानी मध्य प्रदेश की। कौन सा झूठ नहीं बोलते? हमारे किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, माताओं और बहनों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला और आदिवासियों को झूठ बोला, हमारे पिछड़ा वर्ग को झूठ बोला। किसको इन्होंने झूठ नहीं बोला, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। दलितों को झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला और गौ माता को झूठ बोला। ये पूरी तस्वीर आप सबके सामने है।
शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में। इस चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये नौजवान जो खड़े हैं इनका भविष्य तय करेगा। आज इन नौजवानों को देख के बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश में? हमारे नौजवानों का असुरक्षित भविष्य आज उनके सामने है। माता और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है और आज का नौजवान भटक रहा है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने दिया क्या? मैं तो पूछता उन्होंने दिया क्या? नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? आपने तो सबसे भ्रष्ट प्रदेश में मध्य प्रदेश को देश भर में बनाया। भ्रष्टाचार का क्या बताऊं, आप मुझे बताइए। ये पैसे दो, काम लो, सचे पैसे दो, आज जी, आज ये भटकते हुए नौजवान को देख नहीं सकते, उनकी आंखें नहीं चलती, ये किसान का दुख सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। दिसंबर 2018 में मैं मुख्यमंत्री का पद था, 2004 में नंबर 1 हुए। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जो बेरोजगारी में नंबर 1 हो? कैसा प्रदेश मुझको सौंपा था जो महिलाओं की अत्याचार पर नंबर 1? हमने एक शुरुआत करी थी, हमने 15 महीनों में अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा गुनाह मैंने किया? 100 रुपए 100 यूनिट दी बिजली। और मैंने गौशालाओं का निर्माण किया। कौन सा पाप मैंने किया? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया, हमारी सरकार नहीं बनी। आज चुनाव जब 4 महीने दूर है, शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ रही हैं, नौजवान याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल में उनको ये सब याद नहीं आए। मैं तो पूछता हूँ शिवराज जी, आपने ये 18 साल में क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए। आप देख रहे हैं कि पटवारी घोटाला, आप देख रहे हैं महाकाल का घोटाला। कौन सा घोटाला? 2,500 घोटाले मध्य प्रदेश में। ये शिवराज सिंह जी की देन है। शिवराज सिंह ने माफिया राज दिया, बाल अपराध दिया। और एक और बात बताऊं, शिवराज सिंह ने सेवा करके मेरे सभी साथी
सभी कार्यकर्ता, सब भैया बहनन, आपको हमारे राम राम। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भरी। सभी कार्यकर्ता, सब भैया बहनन, आपको हमारी राम राम। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो है। इतने दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ ग्वालियर आ रही थी तो मेरे कई साथियों ने मुझे मुद्दे भेजे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है और मुझे भाषण में क्या क्या कहना चाहिए। जब मैं उन मुद्दों को पढ़ रही थी, उन सुझावों को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर नकारात्मक बातें थी और मेरे मन में ये बात आई कि क्या हमारी राजनीति आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फंस गई है? क्या इससे आगे भी कोई राजनीति हो सकती है? इससे बढ़कर भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो जनता की मतलब की बातें हों। देखिए, भारतीय राजनीति की नींव स्वतंत्रता के आंदोलन से में डली थी। स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। तो सत्य की लड़ाई थी। तो हमारी पूरी राजनीति की जो नींव है वो उसी लड़ाई में है, तभी डली। तो हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो जिनमें ये स्वभाव हो। और इसी के आधार पर दर्शकों के लिए हमारी राजनीति है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। यहाँ खड़े होकर ये कहना बहुत आसान है, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। आखिर राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई,
तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, ये तो है ही। जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है। समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज़्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है, 1000 रुपये से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है, लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं?
आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है, कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति 1 या 2 बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी। जहां से आपको रोजगार मिलता था, उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहाँ से मिलता था? PSU से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है, यहाँ से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई, तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होकर वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे। तो घर आकर क्या करेंगे? वहाँ भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई 10,000 की ट्यूशन, कोई 20,000 की ट्यूशन करता है, और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीजों का समाधान क्या है? आज शर्म की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई। उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज़्यादा। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फ़ायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। क्या फ़ायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ मेरे पास निकालती हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद में बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो इन्होंने
इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। देखिए, एक बात है, देखिए, दो बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी, पैसों से खरीदी सरकार है। तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी, और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या ज़रूरत है भैया? कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप सत्ता को एक नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप सत्ता को गलत इंसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है। महंगाई, बेरोजगारी से समाज में तनाव बढ़ता है। जब समाज में तनाव बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, और अत्याचार हमेशा उन्हीं पर होते हैं जो ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप सब ने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की तो हम बात ही ना करें, हर रोज़ बलात्कार होता है। एक तरफ आपके अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार हैं इनकी सरकार के, और दूसरी तरफ ये खबरें कि किसी भाजपा के नेता के बेटे ने किसी के बलात्कार किया है, उसका आरोपी है, या फिर किसी महिला की छेड़छाड़ की है। तो ये परिस्थितियां हैं। अब आपको समझाना जरूरी भी है, लेकिन मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा विवेक जनता में होता है, सबसे ज्यादा। और मेरी समझ ये है कि जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती। जो भी निर्णय है उसका आदर लोकतंत्र को करना पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हैं। यह निर्णय क्या है कि अगले 5 सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो आपने पिछले 5 सालों में देखा? और इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहती हूं
मेरे नौजवान भाई बहन, बताइए आप में से कितनों को रोजगार मिला है? मेरे किसान भाई बहन यहाँ हैं, आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं? नहीं हुई? 5 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं? यहाँ व्यापारी होंगे, छोटे दुकानदार वाले भी होंगे, रेहड़ी पटरी वाले भी होंगे, क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? आप कितनी मेहनत से कमाते हैं, कुछ नहीं बचता आपके पास। और जो आप पर सत्ता है, जो जिनके पास सत्ता है, जो आप पर राज कर रहे हैं, आलस के बावजूद घोटाले पे घोटाले कर करके कमा रहे हैं। बड़े बड़े आलीशान महल हैं उनके, बड़े बड़े बिजनेस वालों के साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन आपके पॉकेट में, आपके जेब में एक पाई नहीं बिछती। आज ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरूक नहीं बने हैं। मैं आप ही को दोषी ठहराऊंगी कि आपकी जागरूकता में कमी है। आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की, उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है? आप ये नहीं पूछते कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है, उनकी कितनी कमाई है? मैं बताती हूँ। 1600 करोड़ रुपए एक उद्योगपति एक दिन में कमा रहा है, जिसको इस देश की संपत्ति दे चुके हैं। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप एक ईमानदार सरकार चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप इस सरकार को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जो आपके लिए दिन रात एक करके काम करे कि नहीं? आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में। 1600 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। युवा जो होता है वो आशा रखता है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसकी, माँ बाप के लिए कुछ करेगा, कमाएगा, घर में जो बच्चे हैं उसकी परवरिश करेगा। आज वो सारे सपने तोड़ दिए हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार दिलवाए, जो आपको मजबूत बनाए, जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करे कि नहीं? मैंने उत्तर प्रदेश में एक नौजवान से पूछा कि बेटा, ये जो राशन की बोरी तुम्हें दी जाती है, तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं सबसे पूछती थी, एक ऐसा नौजवान नहीं था जिसने कहा मुझे राशन की बोरी दो। एक नहीं था। जितने भी नौजवान थे, चाहे जितने गरीब हों, चाहे छोटे छोटे से घर में रहते हों, वो सब कहते थे हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार के लिए खुद कमाना चाहते हैं। आपको निर्भर बनाने का काम किया है। आपको राशन पर निर्भर करेंगे या आपको अपनी फालतू की स्कीमों पर निर्भर करेंगे जिसमें आपको कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिलवाएंगे, आपको अपने पैरों पर खड़े होने का काम नहीं करने देंगे। इसीलिए कांग्रेस जो है वो
आपके लिए कुछ वादे, कुछ गारंटी लाई है। जब मैं कहती हूं कि कांग्रेस गारंटी देगी, तो मैं इस आधार पर कहती हूं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं, वहां वहां हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में चाहे आप कर्नाटका में, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप राजस्थान में देखें, तो जो वादे किए थे वो निभाए जा रहे हैं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है। जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जीवन के लिए सुरक्षा। मतलब